और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। अगर एक आम राहगीर सिर्फ ओवर स्पीडिंग रोक दे तो हर साल 20,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। महज हेलमेट अगर पहन ले लोग तो 5,000 से भी ज्यादा लोग सालाना बच सकते हैं। और अगर लोगों ने सिर्फ सीट बेल्ट बिल्कुल ईमानदारी से पहनना शुरू कर दिया तो 3,200 लोगों की जिंदगी बच सकती है सालाना। जी हां, सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार करके भारत हर साल ऐसे करीब 30,000 लोगों की जान बचा सकता है। प्रतिष्ठित पत्रिका लैंसेट के अध्ययन में यह बात सामने आई है। लैंसेट की स्टडी में यह बात सामने आई है कि भारत में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट ना पहनने और सीट बेल्ट का उपयोग ना करने से होती है। स्टडी के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाने से सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। स्टडी में केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक रोड एक्सीडेंट को भी ध्यान में रखा गया है। दावा किया गया है कि विश्व स्तर पर हर साल सड़क हादसों में 13 लाख से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं और इनमें से 90% से ज्यादा मौतें लो और मिडिल इनकम वाले देशों में होती हैं। रोड एक्सीडेंट्स को लेकर लैंसेट की रिपोर्ट में जो बात कही जा रही है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मार्च में ही कह चुके हैं। राज्यसभा में गडकरी ने कहा था कि कई उपायों के बाद भी सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा था कि हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। गडकरी के मुताबिक युद्ध और कोविड महामारी के आंकड़ों से तुलना करें तो सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। गडकरी ने कहा कि इस समस्या पर नियंत्रण के लिए काफी काम करने की जरूरत है और इसमें सभी को सहयोग करना होगा। इससे पहले कि हम उपायों पर बात करें उससे पहले आपको बताते हैं कि अगर हम अपनी ड्राइविंग हैबिट्स में थोड़ा बदलाव लाएं तो सालाना हजारों जानें कैसे बच सकती हैं। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक ड्राइवर्स को केवल ओवर स्पीडिंग से अगर रोका जा सके या उन्हें सेंसिटाइज कर दिया जाए और वो ओवर स्पीडिंग बंद कर दें तो प्रिसाइजली 20,554 लोगों की जान बच सकती है। जबकि हेलमेट पहनने को बढ़ावा देकर देश में 5,683 लोगों की जान बच सकती है। सोचिए, सिर्फ एक हेलमेट लगभग 6,000 जानें बचा सकता है। इसके साथ ही सीट बेल्ट के उपयोग करने से देश में हर साल 3,204 लोगों की जान बचाई जा सकती है। स्टडी में कहा गया है कि इसके लिए राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को बढ़ाना होगा। रोड सेफ्टी को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट पॉलिसीज में शामिल करना होगा। अब सवाल उठता है कि इन हादसों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए और जो लैंसेट कह रहा है क्या वैसा हो रहा है? इसका जवाब खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दे चुके हैं। भारत ने 2024 तक 50% मौतों को कम करने का जो लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार 4 ईज पर काम कर रही है। पहला है इंजीनियरिंग, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा एनफोर्समेंट और चौथा एजुकेशन यानी जागरूकता। नितिन गडकरी ने एक और प्रमुख सुझाव दिया है। उन्होंने कॉरपोरेट जगत को दुर्घटनाओं के कारण की पहचान करने के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षण करने की भी उन्होंने कहा है कि आप अपना सर्वे कीजिए, हमें बताइए। उन्होंने कहा कि इन सर्वेक्षणों की जो रिपोर्ट आएगी वो सरकार को सौंपी जा सकती है और इस आधार पर जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षा और जागरूकता के लिए गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और स्कूल कॉलेजों का सहयोग भी जरूरी है। आखिर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी आपकी भी है, सरकार की भी। इसलिए आपको सिर्फ ट्रैफिक नियमों का पालन करना है और सरकार को अपने एनफोर्समेंट को सुधारना है और आप सड़क दुर्घटना में जाने वाली कई जानें बचा सकते हैं सरकार के साथ मिलकर। आइए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट और पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट वैभव डांगी जी हमारे साथ हैं। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका। जैसा कि ये लैंडसेट में खुलासा हुआ है सर, और जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया, कोई नई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये बात पहले ही जान चुके हैं और बता भी चुके हैं। इसके बावजूद सर लोग सेंसिटाइज नहीं हो पाए हैं। सरकार की तरफ से बहुत कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो इंटेंसिटी या इंटेंशन जो दिखना चाहिए इन पॉलिसीज या सरकार के विजन का, वो अब तक दिखा क्यों नहीं? प्रॉब्लम कहां पे आपको दिखाई देती है वैभव सर? जैसे लगातार प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने दोनों ने सुरक्षा के बारे में कहा है और आज के रिपोर्ट में भी बहुत प्रमुखता से ये बात कही है। सड़क सुरक्षा ये केवल नियम बनाने से हासिल होने वाली चीज नहीं है।
जैसे आज तो बहुत डेटा के साथ इस इंटरनेशनल जो यूएन की कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा गया है कि अ, हमारी हाई स्पीड हो, मतलब स्पीड ओवर स्पीडिंग हो, हेलमेट ना पहनना हो, बेल्ट ना लगाना हो, ये छोटी छोटी बातें हैं, दिखने में ये बहुत छोटी बातें होती है। मुझे लगता है हमारे यहाँ कितने लोग, मैंने देखा है कि कार में लोग बेल्ट ना लगाना पड़े इसलिए वो बेल्ट के नीचे जो एक पिन मिलती है जिसके कारण कार में वो सेंसर आवाज करना बंद कर सकता है, वो पिन लगा के रखते हैं लेकिन बेल्ट नहीं लगाना चाहते। ऐसी बहुत सी घटनाएं हम देखते हैं, इसलिए मुझे लगता है इसमें सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब तक सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक बहुत बड़ा परिवर्तन हम नहीं देख पाएंगे। डब्ल्यूएचओ की मुझे याद है ब्राजील में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सारे देशों ने हस्ताक्षर किया और 2030 तक रोड एक्सीडेंट 50% कम करने का एक दुनिया के सामने लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को पाने के लिए ही ये लैंसन रिपोर्ट कल से डिस्कस हो रही है और क्या क्या उपाय किया जा सकता है। मुझे लगता है सरकार के तरफ से बड़े पैमाने पर इस पर कमिटमेंट दिखाई गई है, खुद मंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं, डेटा पब्लिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में आज बेल्ट कंपलसरी करना, उसके ऊपर फाइन्स को बढ़ाना, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कई सारी इलेक्ट्रॉनिक नई डिजिटल मैकेनिज्म्स यूज करना जिससे हाई स्पीड को देखा जा सके, उनको चालान किया जा सके, उनको रोका जा सके। आज जगह जगह पे हम देखते हैं शहरों में कैमरा लगे हैं, अगर गलती से अगर आप हाई स्पीड जाते हैं तो आपको घर पर चालान आता है। ये सब उपाय किए जा रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ लोग उसमें रास्ता भी निकाले जा रहे हैं। जैसे आप हम सब देखते हैं कई प्रकार के ऐप डेवलप कर लिए हैं लोगों ने जिसमें कैमरा कहाँ है ये पता चल जाता है और वो कैमरा आने के 100 मीटर पहले लोग स्पीड को कम कर देते हैं और बाद में स्पीड को फिर बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है जब तक हम हमारी जान की कीमत को नहीं समझेंगे, जो सबसे अमूल्य चीज है दुनिया में वो है इंसान की जान, ह्यूमन लाइफ, और अगर हम उसी को वैल्यू नहीं देना चाहेंगे तो मुझे लगता है देश में परिवर्तन रोड सेफ्टी में आना बहुत मुश्किल हो ये जाएगा। आपने बहुत और इंपॉर्टेंट इसलिए बात बोली वैभव सर। देखिए, जिन जुगाड़ों का मैं जिक्र करूंगा, बहुत सारे लोगों को ये बात कड़वी लगेगी, लेकिन देखिए ये एक सच्चाई है। जुगाड़ करने में इंडियंस सबसे आगे हैं। अगर कहीं पर चालान कट रहा है किसी मोड़ पर, तो उनके कुछ वेल विशर्स होते हैं जो दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं, वो उनको इशारा कर देते हैं। मैंने बहुत बार देखा है जी कि जी बिल्कुल। जो सामने से आ रहा ड्राइवर है, वो इधर से आ रहे हुए ड्राइवर को इशारा कर देता है कि सामने पुलिस वाला है, या तो तुम रास्ता बदल दो या फिर रुक जाओ, जब वो चले जाएंगे फिर जाना, क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये भी पूरे रोड नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा, हेलमेट की आपने बात करी। घर से निकलते हुए हेलमेट की, एक तो होता है हेलमेट, सेम मास्क के का केस है सर। मास्क से हजारों जानें बचाई जा सकती थी, बचाई जा सकती हैं, अभी कोविड गया नहीं है, लेकिन मास्क के नाम पर हम कितना मजाक करते हैं मास्क से, ये हम सब जानते हैं। वही बात हेलमेट में भी है। कई बार देखा होगा आपने झगड़ते हुए पुलिस वालों से कि भाई ये हेलमेट नहीं है, ये तो आपने क्रिकेट वाला हेलमेट पहना हुआ है, ये आपको सेफ्टी नहीं देगा। लेकिन खाना पूर्ति करने की जो प्रवृत्ति है वो। तीसरा आपने बोला सीट बेल्ट, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही वो टें 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 करता है तो शुरुआत में आदमी इरिटेट होता है, उसके बाद वहां पर वो एक कुछ लगा देता है कागज या कुछ, ताकि वो, तो ये जो प्रवृत्ति है इसमें तो बहुत बड़ा परिवर्तन सर, ये सोच का विषय है। लेकिन वैभव सर, मेरा एक सवाल आपसे, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री से, और अभी गडकरी साहब की मिनिस्ट्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी थी और उसमें बहुत सारे हमारे उद्योग उखड़ गए। ऑटो सेक्टर की जानी मानी कंपनियां ये कह रही हैं कि भैया इतने सेफ्टी नॉर्म्स लाएंगे तो हम तो अफोर्डेबल कार बनाना ही छोड़ देते हैं। तो ये जो रवैया है सर, ये सिर्फ आम जनमानस से नहीं है, बल्कि पूरा उद्योग भी कभी कभी बैकफायर करने की कोशिश करता है। तो कैसे इसमें फिर हम रोड सेफ्टी को के आइडिया को आगे ले जा पाएंगे वैभव सर? आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें हम सबको मिलकर ही सोच बनानी पड़ेगी। और आपका ये कहना भी सही है कि इसमें इंडस्ट्री को और सरकार को, दोनों को मिलकर, और आम जनता को, सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल आपका कहना सही है कि जब ये भारत सरकार ने अनाउंस किया कि हमें सभी गाड़ियों में एयरबैग हमने कंपलसरी किया, भारत सरकार ने कंपलसरी किया, या सेफ्टी नॉर्म्स को बढ़ाया गया, तो इंडस्ट्री की तरफ से उसका विरोध हुआ। लेकिन मुझे लगता है यहाँ सरकार की लीडरशिप का रोल आता है और सरकार ने वो इंटेंट लगातार दिखाया है। आपने जैसे शुरुआत में कहा, सरकार ने एनफोर्समेंट पर अपना इंटेंट दिखाया, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग सरकार कर रही है, उसमें सरकार इलेक्ट्रॉनिक कैमरेज लगाना हो या बाकी चीजें करना हो, इसका उपयोग सरकार कर रही है। साथ ही साथ सरकार ने इंजीनियरिंग में भी सुधार लाया, चाहे चाहे गाड़ी की सेफ्टी हो, आपने सीट बेल्ट की बात कही, आपने एयरबैग्स लगाने की बात कही, नए नए, फॉर एग्जांपल चाइल्ड, आज की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि अगर हम चाइल्ड सीट देते हैं एडिशनली, जिसके कारण उस बच्चों की, कई लोगों की जान बच सकती है,
तो ऐसे सब बातों पर सरकार की तरफ से इंटेंट बहुत साफ दिख रहा है, और मुझे लगता है सरकार को इस दबाव में नहीं आना चाहिए, और सरकार को इंडस्ट्री को कन्विंस करना चाहिए, और जहां जरूरत पड़ती है वहां सरकार को थोड़ा इंडस्ट्री को फोर्सफुली भी साथ में लाना चाहिए। और मुझे लगता है इंडस्ट्री ने थोड़ा बहुत उसका विरोध करना या प्रयास करना ये हो सकता है, लेकिन मुझे याद है उस इंडस्ट्री मीटिंग में मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इंडस्ट्री से पूछा था कि आप अपने देशों में जब ये गाड़ी बनाते हो तो इन सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हो। अगर आपके देश में हर सेफ्टी नॉर्म से बनी हुई गाड़ी बननी है तो फिर भारत में ऐसे कॉम्प्रोमाइज आप कैसे कर सकते हैं सेफ्टी से। और उसके कारण अगर 5-10 हजार कीमत गाड़ी की बढ़ती है तो इंसान के जान के सामने वो कीमत को मैं मायने नहीं रखता हूँ। और मुझे लगता है यही सोच के साथ जो सरकार पूरी इसको लेकर चल रही है। बिल्कुल। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है सर, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, पिछली बार हमारा डिस्कशन भी हुआ था इस पे कि अगर सेफ्टी नॉर्म्स बढ़ाने से कार की कीमत बढ़ रही है तो उसको कंज्यूमर के ऊपर छोड़ दीजिए ना, आप वो अपनी सेफ्टी के लिए देना चाह रहा है वो पैसा या नहीं देना चाह रहा है। आप एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं पूरी ऑटो इंडस्ट्री में कि देखिए सेफ्टी मेजर्स आ गए तो कारें महंगी हो जाएंगी, तो ये जो नैरेटिव बिल्ड होता है फिर आदमी भी डिस्करेज होता है कि देखिए एक तो महंगाई बढ़ रही है ऊपर से कार भी महंगाई हो जाएगी, तो छोड़ो कार का प्लानिंग छोड़ो। तो आप इस तरह का नैरेटिव क्यों बिल्ड करते हैं? आप बोलिए कि हम आपको सेफ्टी फीचर्स दे रहे हैं और इस सेफ्टी को देने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, उस पर छोड़ दीजिए कंज्यूमर के ऊपर। तो बजाय इसको करने के एब्सोल्युटली ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन अब एक बात जो बार बार रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक तरफ जो सिटीजनशिप की, एक सिटीजन की जो जिम्मेदारी है अपनी सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ अपने सामने वाले राहगीर की सुरक्षा के लिए, वो तो उसे निभानी है, इंडस्ट्री को अपना रोल प्ले करना है। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर भी अभी भी सर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अप्रोच है वो बहुत सही है। जो हम अब नए हाईवेज बना रहे हैं वो सब हम अकॉर्डिंग टू रूल एंड लॉ और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडियन रोड कंडीशंस सर इतनी अच्छी नहीं है जिसमें हम रोड सेफ्टी की पूरी गारंटी दे पाएं। तो उसके लिए सरकार को और पुख्ता होकर अपने आप भी एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, तब बात बन पाएगी। नहीं, बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये केवल एक ही से काम नहीं बनेगा, ये चारों पिलर, हमें एनफोर्समेंट पर काम करना पड़ेगा, हमें इंजीनियरिंग पे काम करना पड़ेगा, और इंजीनियरिंग केवल गाड़ियों की नहीं, इंजीनियरिंग सड़कों की भी। जैसे भारत सरकार ने ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा नया प्रयोग किया है, जिसके कारण कई जगह पे छोटे छोटे इंटरवेंशन से, जैसे कहीं सिग्नल देने की आवश्यकता है, कहीं जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की जरूरत है, कहीं जरूरत है तो फुट ओवर ब्रिज बनाने की जरूरत है, कहीं टर्निंग्स पर कोई रिफ्लेक्टिव मिरर लगाने की जरूरत है, या जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने देखा सरकार ने नए मॉडर्न क्रैश बैरियर्स लगाए हैं। अभी मैं हिमाचल में एक जगह की अखबार में पढ़ रहा था कि वहां सरकार ने एक प्रयोग के तौर पर रोलर बैरियर्स, क्रैश बैरियर्स लगाए हैं, जिसके कारण बहुत 3-4 एक्सीडेंट्स में बस खाई में गिरने से बच गई, और जिसके कारण कई लोगों की जान बच गई। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सरकार को भी इसमें लगातार क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम करना पड़ेगा। हमारे इंजीनियर्स को ये समझना पड़ेगा कि केवल सड़क बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो सुरक्षित सड़क बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे कार मेकर्स को ये मानना होगा कि सुरक्षित कार बनाना हमारी जिम्मेदारी है, और हमें अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है एक कंपनी ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था जिसमें कार में एक बॉक्स रखा गया था, और उस बॉक्स में अगर ओवर स्पीड होती है तो उस बॉक्स में से आवाज आता था अपने बच्चे का, उस जो भी गाड़ी का ड्राइवर है उसके बच्चे का आवाज आता था कि पापा अपनी स्पीड को कंट्रोल करिए, मैं आपका घर में इंतजार कर रहा हूँ, या मैं आपके घर में इंतजार कर रही हूँ, बेटा या बेटी जो भी बोल रहे। तो उसका बहुत इंपैक्ट आया और ड्राइवर लोगों पे बहुत उसका असर हुआ। साथ ही साथ मुझे लगता है हमें ड्राइवर ट्रेनिंग को भी बहुत सीरियसली आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश में 20-22 लाख ड्राइवर्स की कमी है आज, और सरकार ने अनाउंस किया है कि 2000 जगह पर वो ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं। उसको और तेजी से प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आकर उसमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे रोजगार की भी निर्मिति होगी। आज हमारे देश में इतना व्यापार बढ़ रहा है, इतने अच्छे अच्छे हाईवे बन रहे हैं, तो आज सड़क पर लोगों की मूवमेंट बढ़ी है, इसलिए हमारे ड्राइवर्स को ट्रेन करना। फॉर एग्जाम्पल, एनएचआई ने, मुझे याद है, एक कैंपेन चलाया था जिसमें टोल प्लाजास पर ड्राइवर के आई टेस्टिंग कैंप कराए थे फ्री, और बहुत जगह ऐसा आया कि ऑलमोस्ट 30% 40% ड्राइवर्स को चश्मा निकला या आंख की किसी प्रकार की। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने आपसे ही चर्चा की थी आई टेस्ट के साथ साथ हमने जो ड्राइविंग आवर्स है उनको फिक्स करने की भी बात कही थी, उस पर कई लोगों को आपत्ति हो गई। हाँ, उसमें ट्रांसपोर्टर्स को आपत्ति हुई, लेकिन मुझे लगता है जैसे एक इनिशिएटिव सरकार ने लिया था, मैं सरकार की बड़ी सराहना करता हूं कि सरकार इंडस्ट्री के दबाव में आए बगैर उस इनिशिएटिव को लागू करे। जैसे एक इनिशिएटिव सरकार ने लिया था कि ट्रक ड्राइवर का केबिन, ट्रक का केबिन ये एयर कंडीशनड होना चाहिए।
एब्सोल्युटली। हमारे ट्रक ड्राइवर्स को एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देना कितना आवश्यक है। आज हम उनको आराम मिले। और एक इम्पोर्टेंट चीज है सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए। अब कोई ड्राइवर है, उसको नहीं मालूम है उसके अंदर अंडरलाइंग डिजीज है कोई, उसको डायबिटीज है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, चलते चलते झपकी आ रही है, नींद ज्यादा आ रही है। कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जो जिनके बारे में पता ही नहीं चल पाता कि ड्राइवर से ये हुआ क्या। फिर वो रिपोर्ट आती है कि शायद स्टीयरिंग लॉक हो गया होगा, या वो ब्रेक फेल हो गया होगा, या वो देख नहीं पाया होगा, या एक साथ दो। तो मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो यही समझ में आता है कि चलते चलते ड्राइवर को झपकी आ गई थी, ड्राइवर को अचानक से कोई अटैक आ गया, या ड्राइवर जो है वो अचानक से बेहोश हो गया। ये इतने कितने सारे केसेस। तो उनका मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है, उनका मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है। एक और चीज है, बड़ी छोटी सी चीज है जो आपने बोली, लाइसेंस है। लाइसेंस अगर आप बनाना चाह रहे हैं, और अगर आपको लाइसेंस बनाने आरटीओ की अथॉरिटी ने आपको पूछ लिया कि आपको गाड़ी चलानी आती है, तो आप ऑफेंड हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि नहीं। अब आपको गाड़ी चलानी अगर आपको नहीं आती है, तो इसका मतलब नहीं आती है, आपको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। लेकिन नहीं, आप फिर जुगाड़बाजी करेंगे, फिर आप जो है सिफारिश लगाने की कोशिश करेंगे, फिर आप सोचेंगे कि मेरे को लाइसेंस मिल जाए। अच्छा, जो कंपनी आपको कार दे रही है, क्या वो आपसे कभी पूछती है कि जिनको मैं कार दे रहा हूं उनका लाइसेंस है या नहीं है? कभी नहीं पूछती। तो वो कंपनी भी इसमें इस तरह से जिम्मेदार है। और इस तरह से जब वो आदमी एक बिना या कच्चा लाइसेंस लेकर जब वो एक नई गाड़ी को लेकर सड़क पर उतर रहा है, तो वो कितनी लाइफ को स्टेक पर डाल रहा है। एक छोटी सी चीज है जिसे हम सबको समझना आवश्यक होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल वैभव सर ने भी दिए, और ये तो ऐसा इशू है कि वैभव सर के साथ हमारी बड़ी चर्चाएं भी हुई है, और आगे तो एक शो में तो ये बहस हो ही नहीं सकती। तो कुल मिला के हमें हर तरीके से जागरूक होने की आवश्यकता है। पहला, हम खुद जागरूक हों। दूसरा, जो कार निर्माता कंपनियां हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी सही तरीके से बने, इंप्लीमेंट हो। यही उम्मीद कर सकते हैं, ताकि एक सेफर रोड राइड या सेफर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफर जर्नी हमारे कम्यूटर्स को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव डांगे सर, आपने वक्त निकाला, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। धन्यवाद, शुक्रिया सर। आइए अब आम आदमी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा। जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए आज से नियम बदल गए हैं। कस्टमर्स को बेहतर नॉलेज देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 1 जुलाई यानी कि आज से फूड लेबलिंग के नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इसके तहत कस्टमर्स को फूड डिलीवरी करते समय पैकेट पर न्यूट्रिशन कंटेंट देना होगा, बताना होगा कि भाई न्यूट्रिशन, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना ट्रांस फैट है, कितना सॉल्ट है। इसके साथ साथ कैलोरीज बतानी होंगी। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बतानी पड़ेगी, और वो है एलर्जिक कंटेंट। क्या इसमें कोई ऐसा कंटेंट है जिससे किसी को एलर्जी हो सकती है? ये सब बड़ी महत्वपूर्ण मेजर्स हैं जो एक आम कंज्यूमर है, उस खाने वाला, उसके सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। ऑनलाइन खाना जब आप ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पर भी आपके पास ये ऑप्शन आनी चाहिए कि आपको पता होए कि इस खाने में या कोई भी खाना आप ऑर्डर कर रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, और उसमें कोई एलर्जेंस तो नहीं है। तो जब हम एलर्जेंस की बात करते हैं, वो होते हैं जैसे ग्लूटेन, एग, नट्स, फिश या ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको खाने से आपका जो शरीर है कभी कभी नेगेटिवली एडवर्सली रिएक्ट करता है और आपको तकलीफ भी हो सकती है। आज के बाद हम जो भी ये FPOs हैं जो सेंट्रल लाइसेंसी है या जिनके 10 से ज़्यादा होंगे आउटलेट्स, उन पर एक जैसे सर्वेलेंस के थ्रू ये चेक करना चाहेंगे कि उन लोगों ने क्या अपने मेन्यू में वाकई ये सब चीज़ें की हैं कि नहीं। और कोई भी रेगुलेशन का अगर कोई उल्लंघन करता है तो हर एक रेगुलेशन का उल्लंघन करने पर FSS एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस होते हैं, लीगल प्रोविजंस होते हैं, उसके हिसाब से हम कार्रवाई या एक्शन लेंगे। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे, जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई है। अमरीश, अब सीधा सवाल मेरा यही है, आज अगर मैं शो करने के बाद घर जाता हूं और मैंने उबर ईट्स या जोमेटो या स्विगी से खाना मंगाया और उसमें नहीं लिखा है कि उसमें कितना प्रोटीन है, उसमें एलर्जी कंटेंट है या नहीं है, कितनी कैलोरीज हैं, और मैं इसकी शिकायत करना चाहूँ, तो क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी, और अगर होगी तो क्या होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। ये बाकायदा एक लंबी कंसल्टेशन के बाद एक नियम तय किया गया था। सरकार ने ये नियम दिया था 2020 में, और 1 जनवरी 2022 में ये नियम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। जो बड़ी चेन्स है, उन बड़ी चेन्स को ये कहा गया था कि आप ये सारे नियम फॉलो करेंगे, अपना जो मेन्यू कार्ड है उसमें आप
पूरी डिटेल्स लिख के देंगे और उस डिटेल के बाद उनको ये स्पेसिफिक कहा जाता है कि भाई अगर आपके 10 चेन्स हैं या 10 दुकान है तो उन सबसे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये सेकंड फेज है और सेकंड फेज में जितने भी ऑनलाइन जो कंपनियां जैसे फूड डिलीवरी के बिजनेस में है उन सबसे भी कहा कि आपका जिनसे टाइप है उनको भी आप ये शिक्षित करेंगे कि उनको ये पूरा कंटेंट देना है जो कि हमने डिजाइन किया है। तो इसके पीछे तर्क ये था कि हमको कस्टमर को एडवांस में जानकारी हो कहाँ खाना बना है, क्या खाना बना है और खाने में क्या ऐसी चीजें हैं जो उनके फायदे या नुकसान की चीजें हैं, ताकि अगर वो उसे खाने के बाद बीमार पड़ता है या खाने के बाद कोई रिएक्शन हो उससे बेहतर है वो ना खाए उसको, और ये जानकारी तो पहले मिल जानी चाहिए। अगर आपने ये पूछा कि इसके बाद अगर नहीं मानते तो क्या होगा, नहीं मानने पर FSSAI का जो एक्ट है वो ये कहता है कि पहले उनको एक वार्निंग दी जाएगी, दूसरी बार उनको जो है पेनल्टीज लगाई जाएगी जो कि आर्थिक दंड होगा, और तीसरी बार भी अगर वो लगातार ये गलती कर रहे हैं तो उन पर उनका जो लाइसेंस है वो भी रद्द किया जा सकता है। सरकार ने उनको स्पष्ट कहा है कि आज यानी कि 1 जुलाई से जो उनका ऐप है उस पर हर तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट, उसको सपोर्ट करने वाले अपडेट वो लागू कर देंगे। यानी कि आज अगर हम अपना ऐप खोलते हैं उबर ईट्स, ओला या जोमेटो, स्विगी, तो उन सब पर ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जो अपडेट है वो ऑलरेडी मेंशन है, और अगर हम ऑर्डर करते हैं तो हमें जो ऑर्डर में ये डिटेल्स मिलना मैंडेटरी होगा। नहीं होता है आप शिकायत कर सकते हैं FSSAI के टोल फ्री नंबर पर। इसके अलावा कंज्यूमर फोरम में भी शिकायत कर सकते हैं। तो हाँ, तो अमरीश बाकायदा पूरा मुआवजा मिलेगा और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, तो अमरीश कुल मिला के ये बात क्लियर है, ये एडवाइजरी नहीं है, ये नियम है, ये कानून है। ये सिर्फ एडवाइजरी नहीं है कि आपने नहीं माना तो फिर हो सकता है कि बच भी जाए, ये कानून है, अगर नहीं माने तो फिर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, ये बाकायदा कानून है और उस कंसल्टेशन के साथ बनाया गया है, और इसमें स्पेसिफिकली कहा गया था कि हम इसको फेज वाइज मैनर में कर रहे हैं। पहले बड़ी चेंज को इसको मानने के लिए बोला गया था, 6 महीने बाद अब इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कहा जा रहा है, और अगले चरण में जो छोटे चेन सिंगल दुकानें हैं या सिंगल जो रेस्टोरेंट है जिनका कोई चेन नहीं होता है उनको ये मान्यता आ जाएगा, और जो चौथा चरण होगा उसमें जो छोटी दुकानें हैं जो हमारे आसपास मोहल्लों में फूड कोर्ट में मिलती हैं उनको ये पालन करने को कहा जाएगा। तो बाकायदा सरकार ने पूरा प्लान बना रखा है, इसलिए इसको नहीं माने जैसा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल, ये जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उन पर कार्रवाई होगी या ये जहां से इन्होंने उठाया है खाने को उन पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आप फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से ही डील कर रहे होते हैं। आपको ये नहीं पता कि वो खाना ये किस रेस्टोरेंट ने बनाया, उसका कोई चेन है कि नहीं है, वो क्या सामान यूज कर रहा है, लेकिन उस कंपनी और स्विगी का या जोमेटो का बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको पता होता है कि वो किस किचन से वो खाना लेके आ रहे हैं, कौन उसकी सप्लाई करेगा, कहाँ तक इसकी डिलीवरी की जा सकती है और किस तरह का कंटेंट वो यूज कर रहे हैं और किस तरह के लोग वहाँ पर हैं। तो ये बाकायदा कार्रवाई जो है उन प्लेटफॉर्म पर ही होगी। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिला के अब ये नए नियम जो है आज से लागू हो गए हैं। अगर आपको भी इस तरह का कोई डिलीवरी आता है जिस पर न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं लिखा है, कैलोरीज नहीं लिखी हैं, एलर्जी कंटेंट नहीं लिखा है, तो फिर अमरीश ने बताया आपको क्या करना है। आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जीएसटी के 5 सालों की। पूरी सीरीज हमने चलाई है इस पूरे हफ्ते कि जीएसटी के 5 साल हो गए हैं, तो इसमें क्या कुछ चैलेंजेस हैं, क्या कुछ खोया हमने, क्या कुछ पाया हमने, अभी क्या कुछ करना है। अब आज सवाल ये है कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है। जून में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो बहुत मजबूत रही थी। जून में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,44,000 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल जून के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 56% ज्यादा इजाफा देखा गया। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि अब जीएसटी से होने वाली आमदनी 1,40,000 करोड़ रुपए से ऊपर बनी रहेगी। ये अब एक लेवल बन चुका है। मई में जीएसटी कलेक्शन 1,40,885 करोड़ रुपए रहा था। तो ये तो कलेक्शन की बात हुई। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए। आज ही के दिन 2017 में आधी रात को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू किया गया था। इन 5 सालों के दौरान जीएसटी लगातार सुधार प्रक्रिया से गुजरा। अभी भी कई चीजें हैं, कई डिमांड्स हैं, कई सुधार हैं जिनकी गुंजाइश है और साथ ही साथ दरकार भी है।
जुलाई 2017 को देश में लगाए जाने वाले 30 से भी ज्यादा टैक्सेस को वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स की अवधारणा में तब्दील कर दिया गया था और इस तरह हमको मिला जीएसटी। इन 5 सालों के दौरान जीएसटी में कई तरह के सुधार किए गए हैं। इसमें जीएसटी के अलग अलग प्रावधानों पर सफाई, जीएसटी पोर्टल में आने वाली दिक्कतों को काफी हद तक दूर करना और नई टैक्स प्रणाली से सरकार का राजस्व बढ़ाना शामिल है। लेकिन 5 साल बाद भी कई ऐसी चीजें हैं जिन पर काम अभी बाकी है। सबसे पहले डिमांड पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने की है। 5 साल बाद भी पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे से बाहर होने के चलते आम आदमी निराश है। पेट्रोल डीजल के जीएसटी में आने से इन पर अधिकतम 28% टैक्स लगता। ऐसे में इनकी कीमतें मौजूदा कीमतों के मुकाबले सीधे आधी हो जाती। लेकिन इन्हें जीएसटी में लाने का मतलब है कि सरकारों को राजस्व पर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। यही नहीं, अभी कुछ राज्यों में ज्यादा वैट लगता है तो कई राज्य हैं जहां वैट बहुत कम है। ऐसे में जीएसटी के तहत एक ही तरह का टैक्स लगेगा। इससे भले ही ज्यादा वैट वसूलने वाले राज्यों में लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन लक्षद्वीप जैसे राज्यों में टैक्स अभी के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा। खुद सरकार ही पेट्रोल को जीएसटी में लाने की कई बार पैरवी कर चुकी है। ऐसे में उम्मीद अभी भी बाकी है। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्री पैकेज्ड और लेबल वाले आटा, चावल और दही पनीर पर 5% टैक्स लगाया गया है। इससे आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ेगी। आम आदमी की मांग है कि उसकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर 0 टैक्स लगे ताकि बढ़ती महंगाई में उसे राहत मिल सके। आम लोगों के बाद बात करते हैं कारोबारियों की, तो उनको भी जीएसटी में काफी सुधार की उम्मीद है। कारोबारियों का कहना है कि जीएसटी के नियम फॉलो करने में काफी ज्यादा वक्त जाया होता है। इसकी वजह है बीते 5 सालों के दौरान जीएसटी के नियम कायदों में हुए 1100 से ज्यादा बदलाव। कारोबारियों और टैक्स प्रैक्टिशनर्स का कहना है कि जब तक आप एक बदलाव के लिए तैयार होते हैं तब तक दूसरा बदलाव कर दिया जाता है। कारोबारियों की मांग है कि टैक्स रेट में ये त्वरित बदलाव कम हों और बदलाव अगर हो भी तो इनकी जानकारी उन तक समय पर और सही ढंग से पहुंचे। कारोबारियों की एक और शिकायत जीएसटी के डिस्प्यूट मैकेनिज्म को लेकर है। कारोबारियों का कहना है कि रिटर्न फाइलिंग से लेकर कोई दूसरी दिक्कत पेश आती है तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां उन्हें एक जगह पर समाधान मिल सके। कारोबारियों का कहना है कि जीएसटी हेल्प डेस्क पर कॉल करते हैं तो वो कोई समाधान देने में समर्थ नहीं होते। वहीं जीएसटी फाइलिंग के वक्त कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का कोई तरीका नहीं है। कुल मिलाकर सुधार की गुंजाइश अभी बाकी है और जिन मोर्चों पर सुधार की जरूरत है उसमें टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, जीएसटी फाइलिंग में आ रही दिक्कतें दूर करना, जीएसटी स्लैब्स को कम करना, टैक्स व्यवस्था को ऑटोमेटेड बनाना और कारोबारियों को विवाद निपटारे के लिए सिंगल विंडो देना शामिल है। जीएसटी ने बीते 5 साल में इनडायरेक्ट टैक्स की जटिलताएं काफी हद तक कम कर दी हैं, लेकिन अभी भी कई मोर्चे हैं जिन पर काम होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने शुक्रवार को खास मानव रहित विमान को उड़ाने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये फ्लाइट कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पूरी हुई। क्या है इसकी पूरी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो विमान आपको उड़ता नजर आ रहा है, इसमें कोई पायलट नहीं बैठा है। उड़ने से लेकर उतरने तक का सारा काम ये विमान खुद करता है। ये डीआरडीओ यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मानव रहित विमान है और इसका नाम है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। आज डीआरडीओ ने अपने अत्याधुनिक मानव रहित विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने बताया कि एयरक्राफ्ट की उड़ान पूरी तरह से स्वचालित थी। इस दौरान एयरक्राफ्ट ने खुद ही टेक ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन और आसानी से टच डाउन भी किया। डीआरडीओ के मुताबिक भविष्य में मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में यह तकनीक मील का पत्थर साबित होगी। इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन डीआरडीओ के तहत बेंगलुरु में किया गया है और ये पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। डीआरडीओ की इस कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ऑटोनोमस विमान तैयार करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के निर्माण के मामले में आत्मनिर्भर भारत अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में लगातार बारिश से कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं असम में बाढ़ और भारी बारिश की वजह से अब तक करीब 159 लोगों की मौत हो चुकी है।
महाराष्ट्र में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से लोअर परेल में जलभराव हो गया। मुंबई में गुरुवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मुंबई में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और पुणे सहित अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के क्षेत्रों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। बारिश का ये दौर कम से कम 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। वहीं असम में बाढ़ से हालात गंभीर है। अभी तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से 29 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। नगांव, लखीमपुर, बारपेटा में हालात ज्यादा गंभीर हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से रास्ते भी बंद हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया की दिग्गज ऑटो कंपनी टोयोटा ने भारत में अपनी नई हाइब्रिड एसयूवी टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर से पर्दा उठा लिया है। एसयूवी खुद ही चार्ज होती है। इसमें सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है और पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई हैं जो साथ काम करते हैं। कंपनी इस हाइब्रिड एसयूवी को भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करेगी। इसकी खूबियां बता रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। टोयोटा ने अपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अनवील की है। दिस इज ग्लोबल अनवील ऑफ द अर्बन क्रूजर हाई राइडर। कंपनी का कहना है इट्स हाई टाइम। वेल, इट्स हाई टाइम दैट दे हैव ब्रॉट अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी व्हिच इज अ सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एसयूवी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको इसमें बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी देन द आइस इंजन्स। कंपनी का कहना है कि एटलीस्ट 50% यहाँ पर एफिशिएंसी बेहतर होगी कंपेयर टू अ नॉर्मल कार एंड हेंस आपकी पॉकेट को this will suit you better. टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोयोटा का एक प्लान है, एक ग्लोबल कमिटमेंट है टुवर्ड्स मास हाइब्रिडाइजेशन और उसके लिए ये कदम रखा गया है वेयर दे फील दैट हाइब्रिड इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर नाउ। जब हम आइस से इलेक्ट्रिक की तरफ ट्रांजिशन ले रहे हैं, बीच में हाइब्रिड इज द राइट वे टू लुक एट थिंग्स। वेल, ऑफ कोर्स ये पहली बार गाड़ी अनवील हुई है। ये बन रही है टोयोटा के ही प्लांट में। सुजुकी के साथ इसमें पार्टनरशिप भी की गई है। सुजुकी आपको पता है ग्लोबल अलायंस है टोयोटा एंड सुजुकी का, और उसके अंडर इस सेगमेंट में ये पहली गाड़ी है जो कि अनवील हुई है। लॉन्च थोड़े समय बाद होगी। और इस मौके पर जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने बात की टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर से। पहले तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। हाउ एक्साइटेड आर यू एंड व्हाट पर्पस विल इट सर्व फॉर योर कंपनी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो नया सेगमेंट है हमारे लिए, पर ये हमारे लिए नई टेक्नोलॉजी है और नए लेवल ऑफ लोकलाइजेशन भी है। इसका ट्रांसमिशन हम वापस जापान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग दिस वीक। सो ये इसमें बहुत कुछ किया है। इसमें सुजुकी की बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये साइज बी सेगमेंट में सुजुकी बहुत पावरफुल है, मारुति बहुत पावरफुल है इंडिया में। हमारा जो इसमें है की पार्ट्स है हमारी टोयोटा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सब ट्रांसमिशन, इंजन, हाइब्रिड ट्रांसमिशन जो हम बिल्ड कर रहे हैं वो सब पार्ट्स है, वो टेक्नोलॉजी है। सो दोनों का इंटीग्रेशन है। तो इस प्रोडक्ट का एक सुजुकी भी वर्जन लाएगी या इट विल ओनली बी टोयोटास? वेटिंग व्हेनेवर सुजुकी लॉन्चेस उनका भी कुछ वर्जन हो जाएगा। पूरे देश में 1 जुलाई यानी आज के दिन से नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को डॉक्टर्स के सम्मान के लिए खास तौर से मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं क्यों और कैसे हुई थी इस दिन की शुरुआत? इस रिपोर्ट में देखिए। जब आंसू होते हैं तो आप कंधा होते हैं, जब दर्द होता है तब आप दवा होते हैं, जब हादसा होता है तो आप उम्मीद होते हैं। हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान जाहिर करना है। वैसे तो पहले से ही डॉक्टर्स को जीवनदाता की संज्ञा दी गई है और कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी डॉक्टरों ने दिन रात मरीजों की सेवा करके अपना फर्ज बखूबी निभाया है। इस बलिदान और समर्पण को जी मीडिया भी सलाम करता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत क्यों और कैसे हुई? तो इसे भी जान लीजिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हर साल देश में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस तारीख को डॉक्टर बिधान चंद्र की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिन साल 1882 में भारत के एक महान चिकित्सक, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पहली 1 जुलाई 1991 को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया था। उन्होंने लोगों के लिए अपने जीवन का अहम योगदान किया था। उन्होंने इलाज के साथ लाखों लोगों को प्रेरित भी किया था। इसके अलावा वो महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक भी थे। साल 1976 में चिकित्सा, विज्ञान, सार्वजनिक मामलों, दर्शन, कला और साहित्य के क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति की याद में BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई थी। हर साल राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस का उत्सव एक समर्पित विषय पर केंद्रित होता है। इस बार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 की थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। आज के दिन आप भी अपने डॉक्टर्स को बधाई दे सकते हैं। जी मीडिया भी अपना फर्ज निभाने वाले डॉक्टरों को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की कर लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोरदार एक्शन देखने को मिला। अमेरिकी बाजारों से मिले संकेत के आधार पर बाजार की शुरुआत हल्की कमजोरी से होनी तय थी और ऐसा ही हुआ। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से ऑयल, गैस के शेयरों की जमकर पिटाई हुई। मिड सेशन से बाजार में अच्छी रिकवरी आई और इसकी लीडरशिप बैंक निफ्टी ने दिखाई। कारोबार के अंत में निफ्टी 28 अंक गिरकर 15,752 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 111 अंक फिसलकर 52,908 के स्तर पर बंद हुआ। जी, तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि बाजारों में अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग आती हुई दिखी। 2 से 2.5% तक की तेजी निफ्टी में आती हुई नजर आई थी। पर इस हफ्ते अगर आप देखें तो बाजार में वॉलेटिलिटी साफ तौर पर थी, क्योंकि ऑफ कोर्स जून की जो मंथली एक्सपायरी थी वो इसी हफ्ते होनी थी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बाजार वॉलेटिलिटी में खोते हुए दिखे और ऑलमोस्ट फ्लैट जो है निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर FMCG और रियल्टी और साथ ही मेटल स्पेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, पर दूसरी तरफ बैंकिंग स्पेस थे सेक्टर स्पेसिफिक वाइज गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे थे। स्मॉल कैप, मिड कैप जो है स्लाइटली पॉजिटिव रुझान बनाते हुए दिखे। तो ब्रेड जो है यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी अच्छी ही पूरे हफ्ते के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्लोज होती हुई दिखी। निफ्टी में ITC टॉप गेनर निकल कर आया। हिंडाल्को में भी 6% तक की दमदार तेजी आती हुई दिखी। पर गिरावट का रुझान कहाँ था? बायबैक को लेकर जो कंफ्यूजन बना था, बजाज ऑटो 5% की गिरावट दिखाया। साथ ही गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ती हुई दिखी उस वजह से टाइटन पूरे हफ्ते में 5% लुढ़का। ONGC पर भी दबाव हमें साफ तौर पर दिखा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आज के सत्र में यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 से 13% तक का कट आता हुआ नजर आया, क्योंकि विंडफॉल गेन्स टैक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन होती हुई दिखी उस वजह से कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में जो रिफाइनर्स है उन पर दबाव हमें आता हुआ दिख रहा था। आइशर मोटर्स भी 3-3.25% तक की गिरावट दिखाया। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में बजाज इलेक्ट्रिकल्स काफी बेहतरीन था। साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस से जमुना ऑटो एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर निकल कर आ रहा था। पर गिरावट का रुझान कहाँ था? जोमैटो, ब्लिंकिट की डील पर जो सवाल उठ रहे थे, निवेशकों को वो शायद पसंद नहीं आया और इस वजह से भारी दबाव में पूरे के पूरे 21% की गिरावट पूरे हफ्ते में देखने को मिली। एलगी इक्विपमेंट, स्टार हेल्थ जैसे स्टॉक्स पर भी जो है हमें दबाव देखने को मिला। और FMCG स्पेस की बात करें तो गेनर्स में बेहतरीन तेजी ITC समेत इमामी, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया पर भी देखने को मिली। रियल्टी स्पेस भी पीछे नहीं था। फीनिक्स मिल समेत मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसे स्टॉक्स में भी 5 से 6% का दमदार उछाल रहा। और मेटल स्पेस की मैं बात कर रहा था तो जिंदाल स्टील, साथ ही हिंदुस्तान कॉपर और सेल जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छी तेजी बनी। पर गिरावट कहाँ थी? जैसा कि मैं आपको जो इसकी शुरुआत में बता रहा था लिंक की, उसमें बैंकिंग स्पेस पर दबाव था, जिसमें बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे स्टॉक्स 6 से 8% तक लुढ़कते हुए नजर आए। और AU स्मॉल फाइनेंस पर तो क्रेडिट स्विस की इनिशिएट अंडर परफॉर्म रिपोर्ट भी आती हुई दिखी इस हफ्ते, जिस वजह से ये स्टॉक भारी दबाव में देखने को मिला। तो ब्रेड तो अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में तो ठीक थी, बट लार्जली अगर आप बड़े स्टॉक्स देखेंगे तो भारी उठापटक के साथ इस हफ्ते आपको इसमें कमजोरी या फिर तेजी देखने को मिली। रुपया ऑल टाइम लो पर है, इसमें गिरावट लगातार जारी है। क्या ग्लोबल मंदी की सुगबुगाहट रुपए के कमजोर होने में बड़ी वजह है, या फिर डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के साथ यूएस में ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर में मजबूती और रुपए में कमजोरी आई है? रुपए में गिरावट का पूरा विश्लेषण देखिए। रुपए की गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 79 रुपए 12 पैसे के अपने ऑल टाइम लो के लेवल को छू चुकी है। आसान भाषा में समझें तो रुपया गिरने का मतलब है महंगा आयात।
रुपए की कमजोर होने से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। पहले समझते हैं कि आखिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। ग्लोबल मंदी की आहट इसकी एक बड़ी वजह है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध और फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाए जाने के बाद अमेरिका में तेजी से ग्लोबल करेंसी पहुंचनी शुरू हुई है। इसके चलते रुपए के साथ साथ दुनिया भर की करेंसी कमजोर हो रही है। साथ ही जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ग्लोबल बिजनेस पर पड़ने वाले असर और क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी भी रुपए की कमजोरी की एक वजह है। वहीं विदेशी निवेशक भारतीय पूंजी बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। इससे शेयर बाजार गिर रहा है और ये भी रुपए को कमजोर कर रहा है। कमजोर रुपए से पड़ने वाले असर की बात करें तो इससे इंपोर्ट महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। रुपए के कमजोर होने का सबसे बड़ा असर महंगाई पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का 80% से अधिक आयात करता है। जाहिर है, जब महंगे में तेल कंपनियां तेल खरीदेंगी तो पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। तेल के दाम बढ़ने से ढुलाई महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ेंगे। ईंधन के अलावा भारत खाने के तेल की जरूरतों का 60% से अधिक आयात करता है, यानी इसके लिए भी देश के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। खाने का तेल महंगा होगा और महंगाई बढ़ाने का कारण बनेगा। भारतीयों को गोल्ड से बहुत लगाव है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपनी जरूरतों का करीब 98% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में कमजोर रुपए के चलते सोने के आयात पर भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। वहीं मेडिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का भी भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है, जो अब महंगे होते जा रहे हैं। कमजोर रुपए के चलते विदेश में पढ़ाई महंगी होने के अलावा विदेश में इलाज कराना और सैर सपाटा करना भी महंगा हो जाता है। रुपया कमजोर होने से आयात भले ही महंगा हो जाता है, लेकिन आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए रुपए की गिरावट फायदे का सौदा होता है। लेकिन भारत निर्यात की बजाय आयात ज्यादा करता है, इसलिए रुपए का कमजोर होना हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक साबित होता है। कमजोर रुपए से विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ता है। ग्लोबल मार्केट में सभी प्रकार के लेन देन अमेरिकी डॉलर में किए जाते हैं। ऐसे में आयात में कोई रुकावट न आए, इसके लिए फॉरेक्स रिजर्व का होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोना अब महंगा होने जा रहा है। सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। सोने पर आयात शुल्क अब 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इससे पहले सोने पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% थी, जिसे अब बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसके साथ ही इस पर 2.5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगता है। इस तरह सोने का कुल कस्टम ड्यूटी जो है वो 15% हो गई है। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि हम दुनिया में सोने के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं और अब मांग में कमी लाना चाहते हैं। भारत अपनी अधिकतर सोने की मांग को आयात के जरिए पूरा करता है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 98%। आयात शुल्क में बढ़ोतरी के चलते चालू खाता घाटे के बीच भी देखने को मिली है। और सोना खरीदना महंगा जो हुआ है, इसके पीछे के कारण हमने आपको बता दिए, लेकिन सोना ड्यूटी पर जो डिटेल है उसका क्या आपकी जेब पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी हम देख लेते हैं। गोल्ड और पेट्रोल पर बढ़ाई गई ड्यूटीज़ को लेकर राजस्व सचिव तरुण बजाज से भी हमने बात की है। तो सोने के बाद अब ज़रा ये समझ लीजिए कि गोल्ड के साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल और एटीएफ के जो एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं, उस पर राजस्व सचिव तरुण बजाज का क्या कहना है। दो चीज़ों पे टैक्स बढ़ना ही है। एक गोल्ड के ऊपर, जिसमें आपने कस्टम ड्यूटी करीबन 5% बढ़ा दी। दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसमें आपने विंडफुल गेन टैक्स लगा दिया। अब तीसरा बचता है टबैको। क्या सर इस पे कोई विचार सरकार का इस समय चल रहा है कि टबैको पे टैक्स बढ़ाया जाए, क्योंकि डिमांड काफ़ी बार उठती रही है, इस पे कमेटी भी बनी थी, तो क्या इस पे कोई विचार सरकार का? आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि गोल्ड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो टैक्स लगाया है, नॉर्मली हम ऐसा टैक्स नहीं लगाते हैं, बजट में ही टैक्स की प्रोविजंस को बदलते हैं, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी, जहाँ विंडफॉल गेन हो रहे थे कंपनीज को, क्रूड पर भी, और एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पे, उस पर टैक्स लगाया है। और साथ में ये भी ध्यान रखा गया है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर पे इस प्राइस का कोई असर ना हो। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।